बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो इशूज़ पर बात करेंगे। अपोजिशन का जो इजलास हुआ उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, अपोजिशन की जो APC है वो ईद के बाद तक मौखर क्यों की गई, इस वक्त अपोजिशन के अपने दरमियान क्या चल रहा है, कल बिलावल साहब और नून लीग की क़यादत के दरमियान क्या चीज़ें डिस्कस की गई, इन पर बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे उन दो पाकिस्तानियों के बारे में जिनके बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी लिखा है कि वो किस तरह से कामयाबी के साथ अमेरिका में टेली मेडिसन जो है उसका एक सेटअप चला रहे हैं और अब वो उसको दुनिया भर में उसका दायरा कर बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान में उसका दायरा कर बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। और यकीन करें पाकिस्तानी दुनिया भर में कहीं भी कोई अच्छा काम करें तो दिल खुश होता है, ज़ाहिर है हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है। ये दो पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर अरशद अली और दूसरे पाकिस्तानी हैं इजाज़ आरिफ साहब। इन दो के बारे में भी बात करते हैं कि हमें जहां पाकिस्तानियों की कोई अच्छी चीज़ सामने आए तो उसको हमें हाईलाइट भी करना चाहिए और खुशी भी हमें होनी भी चाहिए और होती भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं अपोजिशन पर। अपोजिशन आपको पता है कि मुसलसल एक दावे किए जा रहे हैं कि कभी कहते हैं कि -1 कर देंगे, इमरान खान को इमरान खान को तब्दील कर दें, कोई और PTI से आ जाए तो ठीक है। कभी कहा जाता है नहीं, इन हाउस तब्दीली लाएंगे, PTI की हुकूमत ख़त्म करके किसी और को ले आएंगे। कभी कहा जाता है कि नहीं इलेक्शन दोबारा कराए जाएँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती रहती हैं। और अब जब एक बार फिर कोशिश ये की जा रही है कि अपोजिशन को मुतहद किया जाए तो आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। और सबसे बड़ी वजह तो मैं आपको बता दूं वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दो टोक कह दिया पीपल्स पार्टी को और नून लीग को कि इस बार अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका साथ दूं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे कारकुन सड़कों पर आएँ तो इस बार आपको जो है वो पक्की मुझे गारंटी देनी होगी, तहरीरी मेरे साथ आपको मुआहदा करना होगा, तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करानी होगी, आपको लिख कर देना होगा। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में कराची से अपना मार्च शुरू किया, वो इस्लामाबाद तक आए, यहाँ वो कई दिन तक बैठे रहे। वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो दबाव क्रिएट किया था उस दबाव का फ़ायदा पीपल्स पार्टी को भी हुआ और नून लीग को भी हुआ और दोनों ने मौलाना फजलुर रहमान की इस तहरीक की पीठ में छुरा घोंपा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये समझते हैं कि जो उनका दबाव था इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, उस दबाव के नतीजे में सज़ा याफ्ता मुजरिम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जो कि बीमार नहीं थे, बाद में साबित भी हो गया, उनको बीमारी के नाम पे पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया। मौलाना फजलुर रहमान ये भी समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी की ज़मानत भी उसी दबाव का नतीजा है। वो मौलाना फजलुर रहमान ये भी समझते हैं कि बहुत सारे अपोजिशन के लोगों की गिरफ्तारियाँ उस दबाव और उस एहतजाजी मार्च और उस आज़ादी मार्च की वजह से टल गई। तो वो ये समझते हैं कि कारकुन मेरे थे, मेहनत मैंने की, सब कुछ मैंने किया और मुझे कुछ नहीं मिला। सब कुछ मिला तो उनको मिला जो इसमें शरीके सफ़र ही नहीं थे। और जब स्टेज सज गया तो उस वक्त आके और इन्होंने आके और बस तकरीरें करके चले जाते थे। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊँ, कल हम दोस्तों के साथ बैठे थे, मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा था कि जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आ रहे थे तो अगर आप में से जो भी थोड़ा सा याद करेगा आपको याद आ जाएगा कि उस वक्त ये हुआ था कि जब वो इस्लामाबाद दाखिल हुए तो बिलावल साहब के तर्जमान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का एक बयान सामने आया था कि बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने जो कमिटमेंट थी मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में जाने की वो फ़लाँ टाइम की थी, लेकिन क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का मार्च यहाँ पर नहीं पहुँच सका लिहाजा अब बिलावल जो है वो रवाना हो जाएंगे, उनके कुछ और मसरूफियात हैं, ये है वो है। और कहने का मकसद ये था कि अब वो दोबारा मार्च में नहीं जाएंगे, ना ही वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन जितने लोग मौलाना फजलुर रहमान ने इकट्ठे किए, क्योंकि वो बहुत बड़ी कोई तादाद नहीं थी, लेकिन अपोजिशन के हिसाब से वो बहुत बड़ी तादाद थी, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके हैं कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे बकौल उनके, हालांकि वो बीमार नहीं थे, वो तो सारा ड्रामा था जो कुछ रचाया गया था। वो कहते हैं कि जब नवाज शरीफ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे उस वक्त भी लाहौर में 100 बंदा भी नहीं निकला नवाज शरीफ के लिए। तो जो अपोजिशन, जो नून लीग जिसने पंजाब का 70% बजट सिर्फ लाहौर पर खर्च किया था, उस नून लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए 100 लोग भी लाहौर में नहीं निकले थे। तो ऐसे हालात में मौलाना फजलुर रहमान साहब का कराची से मार्च शुरू करना, यहाँ तक आना, और उसके बाद वो जिस यकीन के साथ आए थे, फिर उनके मजहबी फॉलोअर्स थे, वो मजहबी एक तबका है जिनको वो कह कर आए थे कि हम जिहाद करने जा रहे हैं, इमरान खान तौहीन मज़हब का मुर्तकिब है, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब है, तौहीन सहाबा का मुर्तकिब है, इमरान खान इस्लाम मुखालिफ है, इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। वो उनको मजहबी तौर पर तैयार करके लाए थे, और जब आप किसी को मजहबी तौर पर तैयार करके लाते हैं तो उनको वापस भेजना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ मजहबी जमातों के जो कारकुन हैं वो सिवाय एक दो जमातों के
वो जो लीडर होता है उसी के ही वो शहर में गिरफ्तार होते हैं, जो लीडर कह दे वही उनका सब कुछ होता है। तो क्योंकि फजल रहमान साहब ने कहा था कि आप वापस चले जाएं, तो वो वापस चले गए, वरना उनके लीडर्स ये कहते रहे कि हमारी बीवियों ने भी और हमारे बच्चों ने भी कह दिया है कि इमरान खान का इस्तीफ़ा लिए बगैर घर ना आना, हम आपके जेब की तलाशी लेंगे कि आप इमरान खान का इस्तीफ़ा लाएँ या नहीं लाए। तो एक तो मामला ये है, मौलाना फजल रहमान पक्की यकीन दहानी चाहते हैं, तहरीरी तौर पर मुआहदा चाहते हैं। दूसरी वजह यह है कि अपोजिशन पीपल्स पार्टी नून लीग पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। नून लीग को लगता है कि जो सेनेट में इनके साथ हुआ था वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो इनके साथ दो नंबरी की थी, और आसिफ अली जरदारी ने मलिक रियाज साहब के साथ जो बातें सामने आई थी उनमें उनको कोई ना किसी ने तरदीद की ना किसी ने तस्दीक की कि आसिफ अली जरदारी ने मलिक रियाज के साथ मिलकर और वो सौदेबाजी की थी जिसमें उन्होंने सादिक संजरानी साहब को बचा लिया था। और मौलाना दोनों जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान पर एतमाद नहीं करते। वो कहते हैं कि ये हमें बेच देंगे, और फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुझे बेचा। इनका आपस में ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, एक दूसरे पर एतमाद करना नहीं चाहते। और मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब उनका धरना ख़त्म हुआ था तो वो शदीद तरीन भरम थे नून लीग और पीपल्स पार्टी पर। वो ये समझते थे कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों भी अपने कारकुनान को बुला लेते, दोनों के कारकुन आ जाते, दबाव बढ़ जाता हुकूमत पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक तो जॉइंट कमेटी बना दी गई है, और जॉइंट कमेटी जो बनाई गई है वो कहा गया है कि वो अपोजिशन से दोबारा राब्ते करेगी, और अभी तक अपोजिशन जो है वो किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी नहीं है। आप ये देख लें कि नवाज शरीफ साहब को जो चाहिए था वो उनको मिल चुका है, वो लंदन में बैठे हैं, जेल से बाहर हैं, उनकी बेटी जेल से बाहर हैं। पीपल्स पार्टी को क्या चाहिए था, उनको दो तीन चीज़ें चाहिए थी। एक ये चाहिए था कि जरदारी साहब की बेल हो जाए, वो हो चुकी है। दूसरा उनको चाहिए था कि उनके जो केसेस हैं वो सुस्त रवि का शिकार हो जाएं, वो हो गए हैं। तीसरा उनका ये था कि सिंध हुकूमत को ना छेड़ा जाए, उसको नहीं छेड़ा जा रहा। चौथा उनका ये था कि मुराद अली शाह साहब को गिरफ्तार ना किया जाए, और वो गिरफ्तार नहीं हुए। वरना आसिफ अली जरदारी का जो फेक अकाउंट्स केस है उसमें बगैर मुराद अली शाह साहब को गिरफ्तार किए, उनको शामिल किए, वो जो ट्रेल है फेक अकाउंट्स की, मनी लॉन्ड्रिंग की, वो ट्रेल मुकम्मल नहीं हो सकती। तो ये सारे अपोजिशन जो है वो जो मुलाकातें कर रहे हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, और जिनके हाथ में सब कुछ है वो तसल्ली से बैठे हैं। जरदारी साहब भी तसल्ली से बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब भी बाहर बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब का आपको पता है वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। वो शहबाज शरीफ साहब का ये भी आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब लंदन से अटियाला पहुंच गए थे, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाती उम्र से एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे। तो ये शहबाज शरीफ साहब की बहरहाल पॉलिसी है। तो ये अंदरूनी कहानी है कि फजल रहमान साहब ने जो रोला डाला हुआ है उसकी वजह से ये APC मौखर हुई है, ईद के बाद तक गई है, और अभी देखते हैं कि इस APC में से क्या बरामद होता है। इससे पहले किसी APC में से अपोजिशन की किसी APC में से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अब हम दूसरे इशू पर बात करते हैं। मैंने दो पाकिस्तानियों का जिक्र किया। वॉइस ऑफ अमेरिका में जब ये स्टोरी देखी और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, तो बहुत खुशी हुई ये स्टोरी पढ़कर। ये मैं उसी तरह वो पढ़ देता हूँ सारी डिटेल्स जिस तरह से ये ख़बर लगी। वो ये है कि पाकिस्तानी नियाद अमरीकी डॉक्टर्स ने पाकिस्तान और दुनिया भर में मरीज़ों की सहूलत के लिए जल्द टेली मेडिसन सर्विस शुरू होने की खुशखबरी दे दी है। टेली मेडिसन की अमरीकी कंपनी VMed.com अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में टेली जो हेल्थ मेडिसन सर्विस फ्राहम कर रही है, जिसे दो पाकिस्तानी नियाद डॉक्टर्स, एक डॉक्टर अरशद अली और दूसरे उनके साथ हैं, ये अरशद अली साहब तो डॉक्टर हैं और साथ उनके एजाज़ आरिफ साहब हैं, ये चला रहे हैं। वो कहते हैं कि जी अब इस कंपनी ने अमेरिका के बाद पाकिस्तान में भी अपनी सर्विसेज मुतारिफ कराने के लिए अमली काम शुरू कर दिया है, और इस हवाले से डॉक्टर अरशद अली और एजाज़ आरिफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू की है। डॉक्टर अरशद अली ने वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2016 में उन्होंने ये कंपनी 2016 में शुरू की थी, और उनका ज़्यादातर वास्ता इंतहाई निगहदाश्त के मरीज़ों से पड़ता था। तो उनके मुशाहिदे में आया कि एमरजेंसी में आने वाले इंतहाई बीमार मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अक्सर छोटे अस्पतालों में डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं होते। इसलिए उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी सर्विस शुरू की जाए कि मरीज़ की डॉक्टर तक रसाई आसानी से मुमकिन हो सके। इब्तदाई तौर पर उन्होंने टेली हेल्थ का प्रोजेक्ट शुमाली कैलिफोर्निया के अस्पतालों में शुरू किया, जिसका मकसद ये था कि मरीज़ों और डॉक्टर्स का आपस में जल्द रब्ता मुमकिन बनाया जाए, ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज़ को दूर दराज इलाके और मुल्क में भी इस जदीद टेक्नोलॉजी और इस सर्विस के ज़रिए देख सकें। ये बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इससे वक्त भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, सर्विसेज भी अच्छी होंगी, मरीज़ों का भी भला होगा। ये बहरहाल बहुत बड़ी खिदमत है। उसके बाद डॉक्टर अरशद अली साहब ने मज़ीद बताया कि टेली हेल्थ सर्विस जिन अस्पतालों में इंस्टॉल होती है वो प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर कहलाते हैं।
अगर किसी मरीज़ को मसला हो तो वो इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करता है, जो उसे करीबी ऐसे अस्पताल में भेजता है जहां ये सर्विस मौजूद होती है। और इन अस्पतालों में मरीज़ों के कमरों में टेली हेल्थ डेवलप्ड स्क्रीन मौजूद होती है। मरीज़ के दाखिल होते ही इस सर्विस का सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, और जैसे ही मरीज़ इमरजेंसी रूम में पहुंचता है तो 5 मिनट में ये सारा सिस्टम के ज़रिए जो है वो डॉक्टर उनके साथ कनेक्टेड हो जाता है, और फिर डॉक्टर उसका मुआयना करता है। और डॉक्टर जब मुआयना करता है तो ऐसे मुआयना करता है जैसे मरीज़ के वो बिल्कुल सामने बैठा हो। और वो कहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स का अपना पैनल भी मौजूद होता है। अगर अस्पताल के पास मुतलका शोबे का डॉक्टर ना हो तो वो हमारे डॉक्टर से भी रब्ता कर सकता है। उन्होंने बताया कि टेली हेल्थ का ये सिस्टम ICU, एमरजेंसी रूम और फ्लोर पर डेवलप होता है। इस सर्विस का ज़्यादातर इस्तेमाल ICU में होता है, जबकि साइकेट्री, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ये सर्विस इस्तेमाल होती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो ये सहूलत भी ला रहे हैं कि एक वक्त में 3 या ज़्यादा डॉक्टर्स भी मरीज़ को देख सकें, जबकि एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसके ज़रिए मरीज़ के घर वाले लॉग इन होकर मरीज़ को देख सकते हैं। डॉक्टर अरशद ने कहा कि उस वक्त उनकी इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में सेहत के बड़े बड़े ग्रुप से वाबस्ता बड़े बड़े क्लिनिक जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि उसके बाद ये लिखा है उन्होंने कि कंपनी के सदर इजाज़ आरिफ ने बताया कि फ़ख्र की बात यह है कि ये सारा काम पाकिस्तानी टीम ने किया। इसका आइडिया हमारी कंपनी के सिलिकॉन वैली में मौजूद इंजीनियर ने दिया आइडिया जो है, और उन्होंने अपनी कंपनी का टेली हेल्थ की दूसरी कंपनियों से मुआवजा करते हुए कहा कि उनकी टेली हेल्थ टेक्नोलॉजी इस हवाले से दूसरों से मुमताज़ है कि उनके सॉफ्टवेयर में ज़्यादा फीचर्स हैं। इस सॉफ्टवेयर में मैसेज इनबिल्ट है। उनका टेली हेल्थ मेडिसन सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद हार्डवेयर या कार्ड में इंस्टॉल हो सकता है। वो ये भी कहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर की एक ख़ास बात यह है कि इसके किसी भी विंडोज़ मशीन पर चलाया जा सकता है। इजाज़ आरिफ ने मज़ीद बताया कि हमने कोरोना से मुतासरा रियासत एरिज़ोना में सबसे बड़े हेल्थ केयर सिस्टम को कोरोना के हवाले से टेली हेल्थ सिस्टम को जो डेवलप करके दिया है, ये सिस्टम उनको भी बना कर दिया है। उन्होंने इंकशाफ किया कि टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इंटेल ने हमारे साथ पार्टनरशिप कर ली है और अब हम मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनकी कंपनी की बड़ी ख्वाहिश यह है कि पाकिस्तान में भी सर्विस को मुतारिफ कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस हवाले से उनकी इंडस अस्पताल से बात भी हुई है और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा प्रोडक्ट भी डेवलप की है। कुछ NGO से भी बात चल रही है कि देही इलाकों में काम किया जाए। हमारी कोशिश है कि हुकूमत के साथ भी काम किया जाए। उम्मीद है जल्द ही पाकिस्तान में भी ये प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। उन्होंने बताया कि हमारी सर्विसेज के ज़रिए अपने हस्पताल के अखराजात बड़ी हद तक कम किए जा सकते हैं और जिनका फ़ायदा अस्पतालों को जदीद बनाने और मरीज़ों को भी पहुँच सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके पैनल में पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। पाकिस्तानी हुकूमत को भी इस तरह के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस तरह से खिदमत करना चाहते हैं पाकिस्तान की, उनसे रब्ता करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी सर्विसेज लेनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पे भी इंटरनेट की सहूलत मौजूद है वहाँ से मरीज़ डॉक्टर से बात कर सके, डॉक्टर को बता सके। डॉक्टर अमेरिका में, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं वो उनका मुआयना कर सकें, उनसे बात कर सकें। और होता यह है कि जब ये आप किसी मर्ज़ में मुबतला हो, तकलीफ़ में हो, डॉक्टर से जब आपकी बात हो जाती है तो आपकी आधी तकलीफ़ और परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला इन पाकिस्तानियों को और तरक्की दे, इस तरह के और ज़्यादा पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं, वो इस तरह की और ज़्यादा जो है वो इस तरह की चीज़ें सामने लाएँ, डेवलप करें और उससे पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो और पाकिस्तानियों का भी सर फ़ख्र से बुलंद हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।